नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोस पर। दोस्तों, रिसेंटली अंबेडकर के ऊपर एक बयान दिया गया और अमित शाह का ये जो बयान है उसको जैसी ही चर्चा मिलती है तो विपक्ष की पार्टी के द्वारा ये मांग करने लग गई कि अमित शाह को अब इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन आखिरकार वो विवादित बयान जो था वो क्या था? देखिए, इस लेक्चर को जब आप लोग सुने तो आप लोग केवल और केवल एक स्टूडेंट के नाते सुनिएगा। आप लोग ये मत सोचिएगा कहीं ना कहीं बाइस्ड होकर ये लेक्चर दिया जा रहा है। तो अपने दिमाग के अंदर जो पूर्वाग्रह है इनको आप अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा। जो भी आपके नोशंस हैं उनको आप लोग क्लियर जो है वो कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं आज के इस सेशन के बारे में। देखिए, हम लोग अक्सर किसी भी गली नुक्कड़ के किनारे पर या फिर किसी चाय की थड़ी पर या कहीं पर भी राजनीति के बारे में बड़ी आसानी से बात करते हैं। जब भी इलेक्शंस होते हैं तो हमारे सामने कई ऐसे सिद्धांत और कई कंसेप्ट निकल कर आते हैं जिनके ऊपर अक्सर चर्चाएं जो है वो गर्म हो जाती है। यहां तक कि पार्टी को लेकर भी कई बार घरों के अंदर भी मतभेद हो जाता है कि आखिरकार मैं इस पार्टी का समर्थक हूं या फिर वो किसी दूसरी पार्टी को समर्थन करता है। तो घरों के अंदर भी कई बार मतभेद जो है वो शुरू हो जाता है, गर्मा गर्मी हो जाती है। लेकिन आप लोगों के लिए एक सलाह है, ये जो राजनीति है उसका काम केवल और केवल अपने वोट बैंक को मजबूत करना है। ये अपने बात जो है अपने मन मस्तिष्क के अंदर आप लोग रख लीजिएगा। इनका काम जो है वो केवल और केवल अपनी कुर्सी को संभाले रखना है, साथ ही के अंदर अपने राजनीतिक वर्चस्व को बढ़ाना है और अपने वोट बैंक को मजबूत करना है। फिर देश का विकास इनके लिए सेकेंडरी हो जाता है। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि चाहे कोई भी पार्टी हो, आप न्यूट्रल होकर हमेशा सोचिए कि देश का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा। और जो पार्टी देश का विकास करेगी वही जो है उसके साथ में ही हम यानी कि देश का नागरिक जो है वो खड़ा रहेगा। चलिए बात करते हैं कि आखिरकार रिसेंटली हुआ क्या है। तो मैंने पहले आपको कह दिया कि पूर्वाग्रह जो है अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा। रिसेंटली क्या हुआ है कि अमित शाह के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, और उसके बाद पर चर्चाएं गर्म होती हैं लोकसभा के अंदर। और फिर बाद में विपक्ष ये मांग करता है कि अमित शाह को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि उन्होंने दलितों का तिरस्कार किया है। मैं दोनों पार्टियों की तरफ से जो भी बयान कहा गया है उसको आपके सामने रखूंगा। यहां तक कि प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से भी ट्वीट आया, उसको भी मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। लेकिन रिसेंटली मैं आप लोगों को सबसे पहले यह कहना चाहूंगा कि आखिरकार अंबेडकर कौन है। अंबेडकर एक ऐसे व्यक्ति हैं जिस समय भारत को जरूरत थी एक बहुत बड़े कानून वेता की, जो कि भारत के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को बना सके। उस समय जवाहरलाल नेहरू और भी कई शख्सियत जो थी वो दूसरे देशों के अंदर तलाश कर रहे थे कि आखिरकार हम लोग संविधान का निर्माण करें कैसे। तो जिस समय हिटलर यानी कि जर्मनी का तानाशाह था, हिटलर ने एक बार ये बात कह दी थी कि आपके देश के अंदर ही एक ऐसा व्यक्ति है जो कि पूरा का पूरा संविधान बना सकता है, आप उसको अपने देश के अंदर ही खोजिए। और नाम आता है फिर भीमराव अंबेडकर का। 1891 के अंदर इनका जन्म होता है और 1956 तक ये अपने जीवन काल को पूरा जो है संपन्न करते हैं। इनकी डिग्रियां जो है जिनके लिए जाने जाते हैं, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 1902 के अंदर एलिमेंट्री एजुकेशन इन्होंने कंप्लीट कर ली थी सतारा से, क्योंकि मध्य प्रदेश के रेवा के अंदर इनका जन्म भी हुआ था। 1907 के अंदर मैट्रिकुलेशन इन्होंने पास की। उसके बाद में 1909 के अंदर इंटर का एग्जाम पास किया। 1913 के अंदर बीए, ठीक है, और 1915 के अंदर एमए इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी के अंदर इन्होंने कहा। फिर उसके बाद में हिस्ट्री के अंदर भी पीएचडी इन्होंने 1917 के अंदर 1917 के अंदर कंप्लीट कर ली थी। एमएससी 1921 के अंदर। फिर उस समय लॉ जो है बैरिस्टर की डिग्री इन्होंने 1920 के अंदर लंदन से प्राप्त कर ली थी, लंदन पहुंच चुके थे ये। फिर डीएससी इन्होंने की 1923 के अंदर लंदन से ही। फिर कोलंबिया यूनिवर्सिटी से उन्होंने एलएलडी जो है वो भी प्राप्त की। मतलब एक डिग्रियों का भंडार यहां पर है। ज्ञान इनके अंदर इतना था कि पूरा का पूरा संविधान लिखने की हिम्मत रखते थे, इनको किसी की आवश्यकता नहीं थी। भीमराव अंबेडकर ने अपने अंतिम क्षणों के अंदर बौद्ध धर्म को हासिल कर लिया था और यह कहा था कि हिंदू धर्म के अंदर बहुत ज्यादा मतभेद है, इसलिए मैं बौद्ध धर्म जो है उसको मैं शुरू करने जा रहा हूं और अपनी एक नई शाखा बनाऊंगा और बौद्ध धर्म को मैं ग्रहण करता हूं। इनके साथ में 1 लाख लोग जो है वो भी बौद्ध धर्म को हासिल कर लेते हैं। लेकिन भीमराव अंबेडकर की ये जो यात्रा थी वो इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि ये एक दलित कैटेगरी से आते थे और भारत के अंदर दलितों की राजनीति जो है वो बड़ी हमेशा वर्चस्व प्राप्त करती है। अंबेडकर को लेकर अमित शाह ने कुछ बयान दिए लोकसभा के अंदर और वो बयान जो है विवादित हो जाते हैं। उनकी पृष्ठभूमि बहुत कुछ रही थी। जब अमित शाह बोल रहे थे तो वो किसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर बोल रहे थे, लेकिन जब उन्होंने इस बात को, इस शब्दों को दोहराना शुरू किया तो लोकसभा के अंदर सरगर्मियां जो है बढ़ती हैं और शब्द को पकड़ लिया जाता है और उस शब्द को पकड़कर कुछ जो है वो सेंटेंस कहे जाते हैं। दोस्तों, आप लोग हमारे 100 डेज के चैलेंज को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ये वाकई में एक लाइफ चेंजिंग कोर्स है। मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि आपकी 100 डेज की चैलेंज के बाद में आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आपके अंदर जितनी भी मुश्किलें हैं वो सारी सॉल्व हो जाएंगी।
और आप किसी टारगेट तक पहुंच पाएंगे। आप किसी एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं, वेट को लूज करना चाहते हैं, कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, तो आप 100 डेज के चैलेंज को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसकी प्राइस अभी कम कर दी गई है और कम प्राइसेस के अंदर फ्लैट डिस्काउंट में आप लोग इसको खरीद सकते हैं। और 100 दिन का चैलेंज आप लोग जरूर लीजिए। ऐसे चैलेंज लाइफ के अंदर बहुत कम आते हैं और चैलेंज को एक्सेप्ट करना सीखिए कि हाँ ये काम मैं कर सकता हूं। तो हमारे 100 डेज के चैलेंज के साथ में आप अपना काम को करके दिखाइए। चलिए, वो बयान क्या था? मान्यवर अभी एक फैशन हो गया है। मतलब अमित शाह ये कह रहे हैं कि मान्यवर एक फैशन हो गया है। अंबेडकर 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 अंबेडकर, इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। ये उनका स्टेटमेंट था जिसको विपक्ष ने पकड़ा और उसके बाद में विपक्ष अपनी राजनीति खेलना शुरू करता है। चलिए बात करते हैं, पहले बीजेपी से शुरू करते हैं हम लोग कि बीजेपी का क्या बयान है, उसके बाद में देखेंगे। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि इफ द कांग्रेस एंड इट्स रॉटन इकोसिस्टम थिंक देयर malicious lies can hide their misdeeds of several years। इतने लंबे सालों तक उन्होंने जिस तरीके से गुमराह किया है दलितों को, SC ST को, और उसका फायदा उठा रहे हैं। यहां तक कि जवाहरलाल नेहरू के बारे में भी उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब अंबेडकर पर नाटक कर रही है। पंडित नेहरू ने चुनाव में अंबेडकर के खिलाफ प्रचार किया था, उन्हें भारत रत्न देने से कांग्रेस ने इनकार कर दिया था। मतलब जब अंबेडकर को भारत रत्न दिया जाना था तो कांग्रेस ने इनकार किया। SC ST पर सबसे ज्यादा नरसंहार कांग्रेस के शासनकाल में हुआ था। आप चिंता मत करिए, मैं आपको कांग्रेस के भी स्टेटमेंट दिखाऊंगा। अभी पहले बीजेपी से निपट लेते हैं। तो अंबेडकर को लेकर यह बात जो है वो कही गई, ठीक है, तो शासनकाल में हुआ, ये बात है। अंबेडकर को भारत रत्न जो है वो नहीं मिला। भारत के पहले जो विधि मंत्री थे, लॉ मिनिस्टर थे, वो अंबेडकर ही थे। आप लोग को पता होगा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम लोग जब ड्राफ्ट कमेटी के बारे में पढ़ते हैं तो उसकी अध्यक्ष, जिसके अंदर 7 सदस्य थे, उसकी भी अध्यक्षता भीमराव अंबेडकर ही करते हैं। तो अमित शाह ने अगले ही दिन जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और लग रहा था कि बीजेपी जो है वो बैकफुट पर आएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अमित शाह ने वापस से अपने स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से नरिश करने जो है वो शुरू किया और अच्छे से उन्होंने जो है अपना स्टेटमेंट रखा भी सामने। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इन्होंने अपनी बात रखना शुरू कर दी। चलिए मैं थोड़ा सा तथ्य आप लोग को बताता हूं कि आखिरकार फैक्ट कहां पर है, जहां पर आप लोग समझ जाएंगे कि आखिरकार ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है वो किस चीज पे चल रही है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की जो आबादी थी 16.6%, वो कहां थी? दलित थी। देखिए दलित जो शब्द है ना, इसको आप लोग अदरवाइज मत लीजिएगा, क्योंकि जब भी न्यूज़पेपर्स यूज करते हैं इस वर्ड को यूज करते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसे किसी भी शब्द को यूज नहीं किया गया है, ठीक है। यानी करीब 20.14 करोड़ लोग जो कि किसके अंदर है? दलित के अंदर है। 15.4 करोड़ जो लोग हैं वो आते हैं गांवों से और 4.7 करोड़ जो आते हैं वो आते हैं शहरों से। अब दशकों से अब ये जो पूरा का पूरा वर्ग है वो वंचित रहता है और इसलिए भीमराव अंबेडकर ने इनको पहचान दिलाई। इसलिए भीमराव अंबेडकर को सत्ता की कुंजी जो है, ये कहा गया कि बेसिकली ये जो पूरा का पूरा वर्ग है, ये जो वोट बैंक बन चुका है और ये बेसिकली क्या है? सत्ता का अब कुंजी है। कुंजी मतलब की है। अगर आपको सत्ता के ऊपर काबिज होना है तो ये चाबी जो है वो घुमानी पड़ेगी दलितों की, तभी आप अपनी सत्ता पर काबिज हो सकते हैं। और ये बात इस चीज से साबित होती है कि लोकसभा के अंदर 543 में से 84 सीट जो है वो SC की है, ओके, और 47 सीट जो है वो ST की है। दोनों सीटें जो है उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है? 2024 से जब इलेक्शंस होते हैं तो बीजेपी को इनमें से 29 सीट जो है वो मिलती है और कांग्रेस को 20 सीट मिलती है। केवल ये SC की बात है। फिर 2019 के अंदर देखिए यहां पर कांग्रेस ने बढ़त बनाई, लेकिन इसमें देखेंगे 2019 के अंदर बीजेपी को 46 सीट मिली थी और कांग्रेस को केवल और केवल 6 सीट मिली थी। मतलब जब 2019 के इलेक्शन थे उस समय कांग्रेस को कम सीट मिली और फिर कांग्रेस को समझ में आया कि ये जो वोट बैंक है इसको हम लोग खोना नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने कांग्रेस ने 2024 के अंदर इसमें बढ़त बनाई। जबकि बीजेपी जो थी इसके अंदर कुछ खासा हासिल नहीं कर पाई, पहले से कम वोट बैंक इनको मिला। पहले 46 था और इस बार केवल 29 वोट इनको मिले थे। इसीलिए दोनों के दोनों जो पार्टियां हैं वो ये चाहती हैं कि हमको क्या मिल जाए? इनके वोट मिल जाए। आप गणित समझ रहे होंगे कि इनका ध्यान जो है, चाहे कोई भी हो, राजनीति के अंदर ध्यान रखिए कि वोट बैंक को मजबूत करना इनका लक्ष्य होता है। तो 2024 के अंदर 29 सीट और 20 सीट बीजेपी और कांग्रेस की, और फिर 2019 के अंदर बीजेपी को 46 सीट मिलती है, लेकिन बाद में कम हो जाती है। कांग्रेस को पहले 6 सीट मिलती है, फिर बाद में बढ़ जाती है। तो कांग्रेस ने प्रभावित किया दलितों को और उनके वोट बैंक को हासिल किया। इस बार वही राजनीति जो है होने जा रही है। समझ गए होंगे शायद आप लोग, ठीक है ना। फिर देखिए यहां पर आप लोग समझिए, अब टोटल हमारे पास में एक तो 84 सीट है और 47 सीट है, तो टोटल कितनी हो गई? मतलब 156 सीटें जो है उनके रिजल्ट्स अगर हम लोग देखते हैं तो कांग्रेस को देखिए 2024 के अंदर 93 और बीजेपी को 57। इसीलिए हम लोगों ने कहा था
कि बीजेपी जो है वो लगभग इतनी सीटों पर सिमट गई थी, जबकि नारा क्या था, 400 की पार, अब की बार 400 की पार, लेकिन फिर भी जो है कम पे सिमट गई वो। अब ये हुआ क्यों? कहीं ना कहीं ये जो सीटें हैं वो इसके ऊपर इफेक्ट कर रही हैं, इसलिए इस बार बीजेपी वो गलती नहीं करना चाहती है और कांग्रेस जो है वो भी अपना क्या कर रही है इस समय, उसको बिल्कुल डाइवर्ट कर रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में बात करेंगे। अब बात करते हैं विपक्ष के बारे में कि गृह मंत्री अमित शाह ने जो आज भरे सदन में बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया है, ये फिर एक बार सिद्ध हो गया है कि बीजेपी आरएसएस तिरंगे के खिलाफ थे और उनके पुरखों ने अशोक चक्र का विरोध किया। संघ परिवार के लोग पहले दिन से भारत में संविधान के बजाय मनुस्मृति, ये अपने अपने हैं, ये अपने अपने विचार हैं, आप लोग उसको बायस में समझिएगा, है ना, ठीक है ना। तो अब एक्चुअली में दोनों पार्टियां जो है वो अपना अपना युद्ध जो है वो लड़ रही हैं। अब एक आम नागरिक होने के नाते हम क्या कर सकते हैं? देखिए, हम लोगों के अंदर अपनी समझ जो है उसको विकसित करना पड़ेगा कि क्या वाकई में किस पार्टी ने हमारे लिए बेहतर काम किया है। वोट बैंक की जो राजनीति आज दलितों के ऊपर खेली जा रही है, तो दलित आज बहुत शिक्षित हो चुका है, आप कम मत समझिएगा। एजुकेशन लेवल जो है वो पहले से बहुत इंप्रूव हो चुका है, अब वो समझने और शक्ति जो है वो इंप्रूव हो चुकी है। तो वोट बैंक की जो राजनीति खेली जा रही है उससे हमको थोड़ा सा ऊपर उठना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि आखिरकार विकास किस तरफ हमको करना है। हमको इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए, हमको पर कैपिटल इनकम जो है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को अब इंडियन इकोनॉमी जो है वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी जो है बनने जा रही है और हम लोग सपना देख रहे हैं $5 ट्रिलियन का। तो वहां पर अगर सपने को पहुंचना है तो फिर हमको उसके हिसाब से मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मान लीजिए कि आज बात की जाती है कि महिलाओं के साथ में रेप क्यों होते हैं, तो उसको लेकर तो इतनी कंट्रोवर्सी नहीं होती। पहले भी तो ये नहीं कहा गया कि आप इस्तीफा दे दीजिए, ये बात हो गई। तो इस्तीफा देने की बात जो है जिस मुद्दे पर होनी चाहिए तो उस पर तो नहीं होती है, लेकिन आज वोट बैंक के मुद्दे पर हो जाती है कि वोट बैंक कहीं खिसक ना जाए हमारा, कहीं कुर्सी को छीन ना ले हमारी। तो भारत के अंदर राजनीति से ऊपर उठकर जो है आर्थिक विकास को देखना पड़ेगा, तब हम लोग जो है आगे फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं, आगे निकल सकते हैं दूसरे देशों से। ठीक है ना? आप लोगों को क्या कहना है मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, आपकी कमेंट का इंतजार रहेगा। दोस्तों, आप लोग हमारे 100 डेज के चैलेंज जरूर ज्वाइन कीजिएगा, बड़ा जबरदस्त चैलेंज है। आप इस चैलेंज के साथ में 100 दिन के अंदर किसी टारगेट को हासिल कर सकते हैं। आपको एग्जाम क्रैक करना है, करिए। आप अपने वेट को लूज करना चाहते हैं, करिए। जो भी आपको स्किल सीखनी है वो करिए। अभी प्राइस काफी डाउन कर दी गई है, फ्लैट डिस्काउंट है, 399 के अंदर आपको ये पूरा कोर्स अवेलेबल होगा। बड़ा जबरदस्त कोर्स है, काफी मेहनत से बनाया गया है, आप लोग उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आपकी क्या राय है मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।